यूपीएससी का पेपर जैसा डे बाय डे हो गया ना, मुझे लगता है ना प्रीलिम्स का एग्जाम हटा देना चाहिए यूपीएससी को। इसके जगह पे ना उनको बच्चों को लूडो खिलवाना चाहिए कि चलो भैया चार चार लोग एक साथ खड़े हो जाओ, जिसकी सबसे पहले गोटी लाल हो जाएगी ना, मतलब जो सबसे पहले अपने सारी गोटी को घर में घुसा देगा, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स का पेपर इतना ज्यादा लक ओरिएंटेड हो जा रहा है, इतना ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जा रहा है, सिलेबस कुछ और पेपर कुछ और, तो इस पेपर का रेलेवेंस भी गिर रहा है ना यार। मतलब आप खुद देखो, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऐसे भी बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड कि नहीं, और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले हैं भी तो वो ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया। आपने सिलेबस में क्या लिखा है और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, मतलब ये सेंस ही नहीं बनता कहीं से। आपने सिलेबस में कुछ और लिखा है, क्वेश्चन अब आप मेंस वाले पूछ रहे हो, क्वेश्चन अब आप डाल रहे हो सर केस स्टडी, क्वेश्चन आप डाल रहे हो एथिक्स का। और आप अगर जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना भी रहे हो, वो कैसा क्वेश्चन बना रहे हो? आप खुद बताओ, पॉलिटी जो हर साल पेपर में 15 से 18 क्वेश्चन पॉलिटी का होता था, जो डोमिनेट करता था, जो लगभग बच्चे सही करते थे, इस बार आपने कितना कितना कर दिया? 5 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, गवर्नेंस ववर्नेंस सब जोड़ के, स्कीम जोड़ करके। और ये भी क्वेश्चन जो डुएबल लग ही नहीं रहे। मतलब इससे घटिया, इससे वाहियात पेपर यूपीएससी कभी सेट नहीं कर सकता, टू बी फ्रैंक। और अगर आपको एस्पिरेंट्स की स्टडी और एस्पिरेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको इस तरीके से टेस्ट करना है, तो पेपर ही हटा दो। आप लूडो खिलवाओ, लूडो खेल के जो बच्चे आएंगे उनसे मेंस ले लो, इसी तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट करो। वो अलग बात है कि कंपटीशन रिलेटिव है, सर कट ऑफ गिरेगा तो सबका गिरेगा, बट आप किस बेसिस पे कट ऑफ गिरा रहे हो? अगर आपने पेपर का लेवल टफ किया, तो अगर क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो स्टैटिक सब्जेक्ट से हो, क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो बच्चा पढ़ के जा रहा है उन एरिया से पूछा गया हो, तो सेंस भी बनता है ना। कोई बच्चा पढ़ के कुछ और जा रहा है, आपने सिलेबस में जो दिया हुआ है और आप पूछ कुछ और रहे हो, कहीं उसमें कोहेरेंस है ही नहीं, फिर किस बात का पेपर? अभी आज के पेपर का मैं आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसका एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा, और लेवल के साथ ये भी बताऊंगा कि यार कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैठ करके पूरा का पूरा आंसर की तो डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि वो सेंस है। अल्टीमेटली 10 दिन के अंदर यूपीएससी आंसर की लेके आने वाली है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करके देखते हैं। इन्हीं कुछ क्वेश्चन से, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है और लेवल क्या होने वाला है क्वेश्चन का। अब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं खुद ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करके आऊँ। और मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जितने भी एस्पिरेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आपको सही बताऊँ, हिस्ट्री में ना एंशियंट होता है, हिस्ट्री में मिडीवल होता है, हिस्ट्री में मॉडर्न होता है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर होता है कि नहीं होता? होता है ना, 4 सेक्शन। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आता। मैं कहता हूँ एंशियंट का सबसे टॉप टीचर उठा लो पूरे इंडिया का, मिडीवल का एक सबसे टॉप उठा लो, मॉडर्न का टॉप उठा लो, आर्ट एंड कल्चर का टॉप उठा लो। इन सभी को प्रीलिम्स के क्वेश्चन दे दो, इन सभी को बोल दो कि सर ये यूपीएससी ने 15 क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में, लेट्स से हिस्ट्री में, ये एक साथ मिलकर के भी बनाएंगे ना तो 7 से 8 क्वेश्चन ही लगा पाएंगे। 7 से 8 से ज्यादा ये कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे सही क्वेश्चन आउट ऑफ दिस 15 क्वेश्चन। मैं एज एन एस्पिरेंट, मैं एज ए फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री इस चीज को यहाँ पे क्लियर कह रहा हूँ कि हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस तरीके से पूछे गए हैं कि या तो आप हिस्ट्री छोड़ करके ही जाओ, पढ़ने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, और कभी कभी तो लगता है कि प्रीलिम्स से स्किप कर दो, मेंस के लिए लूडो छक्का खिला करके मेंस एग्जाम आप ले लो, मतलब कहीं कहीं तो यही लगता है। अब आपने यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया हुआ और ये क्वेश्चन आपने एक तरीके से रिसर्च पेपर का क्वेश्चन बना दिया हुआ प्रीलिम्स में। और ये भी क्वेश्चन सर एंशियंट के रिसर्च पेपर में, भाई कौन सा बच्चा है जो बैठ करके रॉबर्ट ब्रूस फूड का जो एक्सप्लोरेशन है इसके बारे में पढ़ेगा? कौन सा बच्चा है जो बैठ करके प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इंडस और गंगा रिवर वैली और इसके रिलेशन में हिस्ट्री को देखेगा? मतलब इट इज समथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब आप आकर के जस्टिफिकेशन देखोगे आपके पास 100 क्वेश्चन है तो आप 20 ही क्वेश्चन लगाओ, 40 ही क्वेश्चन लगाओ, बट ये भी मैकेनिज्म नहीं है ना। आप जो ट्रेंड लेकर के आ रहे हो कम से कम उसको तो फॉलो करो। आपने 2023 में जो क्वेश्चन सेट किया था उसके बाद आपने 2026 का जो पेपर भेजा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2023 के पेपर को भी ओवरटेक करेगा। वो 2023 में जो 75 कट ऑफ गया था ना, मुझे लग रहा है कट ऑफ इसके भी नीचे ना चले जाए, इसके ऊपर भी डाउट ही है। एक बार देख लेते हैं कि सीसैट का पेपर क्या लेकर के आता है, बट फिर भी। अब ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, व्हाट डज एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिक आइकोनोग्राफी? अब देखो एम्प्टी सीट से संबंधित चीजें हैं बुक्स में, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक तो प्योर फैक्चुअल है, इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट कर रहे, और वो भी एम्प्टी सीट जो बुक्स में दिया हुआ इट इज नॉट वेरी हाईलाइटेड। बुद्धिज्म अगर हम पढ़ते हैं तो बुद्धिज्म में उनके आसन के बारे में पढ़ते हैं, बुद्धिज्म में हम उनके जो लाइफ स्पेन की इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, महाभिनिष्क्रमना हो गया, बोधिसत्वा हो गया, या फिर आप कह सकते हो धर्म चक्र परिवर्तना हो गया। बट क्वेश्चन इज अबाउट एम्प्टी सीट। अब एम्प्टी सीट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज जनरली गिवन इन ऑल द बुक्स। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता इसके बारे में। अब एक ये क्वेश्चन है,
तो आई वुड से दिस क्वेश्चन इज डुएबल, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली डुएबल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक से आया हुआ है, ठीक है। और मैंने काफी बार बताया हुआ है कि जो परुष्णी है ना, इसको हम रिवर रवि कहते हैं, और इसी के आसपास में 10 राज्यों यानी कि बैटल ऑफ टेन किंग्स हुआ था। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। अगर 3 सही है तो ए गया और डी गया। आपको 4 पे देखना है। तो वज्रपति, ये ब्यास को वज्रपति नहीं कहते। इनफैक्ट वज्रपति नाम का जो मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ था ना एंशिएंट और मॉडर्न इंडिया रिवर्स का, अपने एंशिएंट इंडिया कोर्स में पावर मंथन में, वहां पे मैंने इसके बारे में मेंशन भी किया हुआ था। ब्यास की रिवर का जो एंशिएंट नाम था, वहां पे कहीं पे भी वज्रपति जैसा नाम नहीं दिया हुआ था। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इसको सही करोगे। इस क्वेश्चन को मैं इजी मान रहा हूं, देखो यार मैं इसको इजी मान रहा हूं बिकॉज चलो ये आपका बुक का दिया हुआ क्वेश्चन, और ये भी प्योर फैक्चुअल है, ऐसा भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट से लग रहा है, प्योर फैक्चुअल है। बट मैं इसको इजी लेकर के चल रहा हूँ कि चलो इन्होंने भूल के एक क्वेश्चन किताब से पूछ दिया है, जो कि ये पूछने की स्थिति में तो थे नहीं। अब अमरावती स्तूपा, अंडरस्टैंडिंग है ये कि सर अमरावती स्तूपा एक ऐसा टॉपिक है जिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है। बट अब अमरावती स्तूपा के ऊपर में आप कितने फैक्ट्स पढ़ सकते हो, अब आप इसका भी एक लिमिट होना चाहिए ना। इट वाज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इन साइज। अब देखो साइज में किसके कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लेटर साउथ इंडियन स्कल्पचर एंड इट्स प्रोडक्ट्स वर कैरिड टू श्रीलंका साउथ एशिया। मैं इसको सही मान के चल रहा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, और अमरावती स्कूल जो है वो उसका एक बहुत लास्टिंग इंपैक्ट रहा है लेटर साउथ इंडिया कल्चर में, बिकॉज अमरावती उसी वाले एरिया में आपको लाई करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हाँ, लोअर कृष्णा वैली के पास में, तो दैट इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट यू कैन नॉट बी श्योर वेदर दिस ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर मैं जनरली देखूं तो ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन मुझे सही भी लग रहा है, बट कुछ सोर्सेस में आपको गलत भी दिखेगा। तो अब ये यूपीएससी के आंसर की का अपन वेट करेंगे, बट अगेन आप एक बार क्वेश्चन का लिमिट देखो कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे सीधे सीधे बनने वाले स्टेज से आते हुए नजर आते हैं। मैं आपके सामने ना कुछ और भी क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस लेकर के आऊंगा, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी पुट माय आईपैड इनटू द चार्जिंग मोड सिंस द बैटरी हैज गॉन डाउन। जैसे बच्चों का बैटरी ड्रेन हुआ ना इस बार प्रीलिम्स दे करके, वैसे मेरे आईपैड का भी पूरा का पूरा बैटरी ड्रेन वाला स्थिति चल रहा है इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखने के बाद में। चलो यस, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब मैं मान के चलता हूं कि देखो ये किताब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अपन इजी लेकर के चलेंगे बिकॉज फॉरवर्ड ब्लॉक किताब के ऊपर में आया हुआ है, बुक्स में दिया हुआ है। तो महात्मा गांधी जी और बॉस के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुआ था, बॉस जो थे वो महात्मा गांधी को कॉन्फिडेंस को नहीं जीत पाए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी उससे रिजाइन करके ना उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था 1939, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था 1939 में। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन पे आ जाओ, देखो ये वाला बस एक एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट आप देखो, द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स। तो ये वाला बात एकदम सही सर। कम्युनिस्ट जो थे वो बॉस को इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस ना वो जर्मनी चले गए थे और हिटलर से मिलने गए थे। कम्युनिस्ट वाले जो थे वो हिटलर के अगेंस्ट थे, राइट। तो इसके कारण बॉस से उनकी बनती नहीं थी। तो ये भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही नॉर्मल सा फैक्ट है, बट हाँ चलो ये बुक में है, किसी बच्चे ने कोई सीरियस एस्पिरेंट है उसका सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कवर किया, सेकंड अटेम्प्ट में ठीक ठाक हिस्ट्री पढ़ के गया, तो उसको पता है ये इन्फॉर्मेशन। वो 3 को बस एलिमिनेट करे, कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बॉस। हाँ ये बात तो सही सर, तो ये वाला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसको यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एलिमिनेट जो होगा दैट ऑप्शन इज, कौन सा एलिमिनेट होगा सर, तो 3 करेक्ट है, 3 किस में नहीं है, ये वाला, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज बेसिकली एलिमिनेटेड हियर। अब आपको ए और सी में से एक स्टेप लेना है। द सपोर्टर्स ऑफ एम एन रॉय ब्ला 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 प्रेफर्ड द, मतलब मैं अगर आपको जनरली बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज इन द मॉडरेट कैटेगरी। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सही करके आएंगे, मैं इनको टफ नहीं मान के चल रहा। चलो ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है। तालुकदार कहने का तात्पर्य यहाँ पे है सर जमींदार को लेकर के। मैं इस क्वेश्चन को टफ वाले कैटेगरी में लेकर के चलूंगा, क्योंकि यार देखो इसमें सीधा बोला गया हुआ कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या रही है अवध में 1856 के एनेक्सेशन के बाद में। अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशली अवध कोई नहीं पढ़ता है ना। अगर हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी लैंड रेवेन्यू देखें तो हम परमानेंट सेटलमेंट, रियतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम पढ़ते, बट स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवध वी डू नॉट रीड दिस पर्टिकुलर स्टफ। तो मैं ऑप्शन पे जाऊंगा इन्हीं में, पहले इसको आई एम कंसिडरिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ टफ कि भैया ये हिस्ट्री का टफ क्वेश्चन है। मैं दिखा रहा हूं आपको कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको इजी दिख रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हुआ रहता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बोल रहा है कि द जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन द कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1919 के एक्ट को लेकर के कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है, सीधी सीधी बात यही कह रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेपरेट इलेक्टोरेट वर सपोज टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म व्हिच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। ये बात एकदम सही है, सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके वो इंडियन नेशनलिज्म को काउंटर करना चाह रहे थे, और 1919 के एक्ट के द्वारा उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया था, सिखों को दे दिया था, अलग अलग कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, सबको दे दिया था ताकि इंडिया में डिविजन हो जाए, राइट। तो ऑप्शन 2 जो है ना ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन 2 कितने ऑप्शंस में सर,
बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, राइट। अब इसके अराउंड देखो, रिफॉर्म्स रिटेन एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ, एकदम सही बात है सर, इन्होंने ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल है इसको एक्सटेंड किया हुआ है। डिप्राइव क्लासेस रिलेट, मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि चलो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं, क्योंकि ये 1919 का एक बच्चे पढ़ करके जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, प्योर फैक्चुअल, मतलब ये शायद न्यूज में होगा, मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे हैव आस्क्ड, बट अगर मैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मैं इसको टफ मान के चलूंगा, क्योंकि मैंने न्यूज फॉलो नहीं किया था, या तो मैं गलत लगाता फिर मैं इसको स्किप करके आता। ये क्वेश्चन देखो, क्षेत्र पत्नी, अब क्षेत्र पत्नी का मतलब होता है मिस्ट्रीज ऑफ द फील्ड, इसका आंसर जो है दैट इज द अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में क्षेत्र पत्नी का मेंशन किया गया है, बट पॉइंट इज क्षेत्रपति का मेंशन सर ऋग्वेद में किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन भी टफ कैटेगरी में, क्योंकि यार ये सब फैक्ट्स जनरली बुक्स में नहीं मिलते अपने पास में, क्षेत्र पत्नी, क्षेत्रपति, वी डू नॉट रीड थिंग्स लाइक दिस, तो मैं इसको अभी भी टफ कैटेगरी में लेके चलूंगा। तो अब आप एक चीज देखो, इस पर्टिकुलर स्लाइड में अपने पास में कितने क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन टफ कैटेगरी में दिख रहे हैं आपको, राइट। एक मॉडरेट का क्वेश्चन है सर, नंबर 2 ये टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी टफ है, ये क्वेश्चन भी टफ है, ये क्वेश्चन एक इजी है, मतलब 6 क्वेश्चन में आपके पास में 4 क्वेश्चन तो क्लियरली टफ है, एक इजी और एक मॉडरेट है। यानी कि आप सोचो, आपने एग्जाम में हिस्ट्री का लेवल कहां सेट कर दिया, कितना उठा दिया। अब जो हिस्ट्री में वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, जो डुएबल आते थे, मतलब हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन आते थे ना, तो 2 से 3 इजी होते थे, है ना, और 3-4 क्वेश्चन मॉडरेट होते थे, 1-2 क्वेश्चन बहुत टफ होते थे, इसी में गेम होता था। आपने उल्टा कर दिया, 1-2 क्वेश्चन इजी डाले हैं, बाकी आपने सारे क्वेश्चन टफ कर दिए। अब कट ऑफ कहां जाएगी? अब मैं जेन्युइनली हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के हिसाब से देखो तो कट ऑफ 60 नंबर भी नहीं जाना चाहिए। अब वो अलग बात है कि अलग सब्जेक्ट्स में कट ऑफ कहीं नीचे जाए तो जो आपका जो कंप्लीट कट ऑफ आएगा वो थोड़ा ऊपर उठ जाए। अब आप इसको देखो, एक कर्नाटक म्यूजिक को लेकर के नहीं पता भाई मुझे इसका आंसर, मतलब ऑब्वियसली इसका आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बट एग्जामिनेशन हॉल में मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता, बिकॉज आई हैव नॉट रेड अबाउट दिस रागा बैलाल हिंदुस्तानी म्यूजिक। हो सकता है ये न्यूज में, बट मैं न्यूज नहीं फॉलो कर रहा सिंस आई एम टीचिंग हिस्ट्री फॉर द लास्ट 1 ईयर। मे बी न्यूज में हो, किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो उसका सही होकर के। वैसे आप देखो ये हिल्टन यंग कमीशन, अभी ये ऐसा कमीशन है जो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते अपन, मतलब आप ये समझ जाओ जो किस तरीके के कमीशन होते हैं बेसिकली, जो स्पेशली जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उसके बाद में आप देखो ना, तो जो हंटर कमीशन आया था, तो वैसे कमीशन न्यूज में होते हैं, उनके ऊपर में क्वेश्चन आता है। ली कमीशन के ऊपर में क्वेश्चन आता है, हिल्टन यंग कमीशन 1926 इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर में क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे बना दिया हुआ है, राइट। फिर नागरा स्टाइल शिखर के ऊपर में एकदम आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो आर्ट एंड कल्चर बहुत बढ़ा दिया है। अब देखो ये जैनिज्म का क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग मेन फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन। कहाँ पे, किस बुक में, आप मेरे को दिखा दो कौन सी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आप इस क्वेश्चन को देखो, हाली साला पेंटिंग ऑफ बाग, एकदम आर्ट एंड कल्चर। अब आप एक चीज समझ जाओ, जितने भी बच्चे क्वेश्चन मतलब इस एनालिसिस को देख रहे हैं, नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर बहुत ही सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, राइट, मतलब क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। नंबर 2 हिस्ट्री का बेसिक जितना जल्दी हो सके कवर करो, बिकॉज बेसिक से तो क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक के ऊपर अपने को एडवांस कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ रिलेटिव कंटेंट ऑप्शनल बुक से उठाना पड़े, सिलेक्टिव कंटेंट उठाना पड़े, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है तो अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन वाले बच्चे हैं ना, वो अगर देखो तो ये 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो तो वो 10 में से 3 से 4 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, राइट। जिनकी हिस्ट्री समझ में नहीं आती है, कम है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। अब ये क्वेश्चन देख लो सर, ये प्लेस वैल्यू सिस्टम, द अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इज फाउंड इन मैकानिक प्लेस फ्रॉम गुजरात। मतलब मैं बता रहा हूँ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तो रहा ही नहीं है, इसमें क्या नॉलेज टेस्ट कर रहे हो? मतलब मैं जितने क्वेश्चंस को देखूंगा उतना ज्यादा मेरा ट्रस्ट यूपीएससी से खत्म होगा कि आपने क्या नॉलेज टेस्ट किया, आपने इस क्वेश्चन में क्या टेस्ट कर लिया, कि बच्चे को ये वो पूरा रिसर्च पेपर पढ़ के बैठा हुआ हिस्ट्री का, उसने पूरे साल हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री उसका ऑप्शनल है। या फिर अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये हड़प्पा टाउन के ऊपर में दिख रहा है क्वेश्चन, कहते हैं ना कि हड़प्पा टाउन, ओ माय गॉड कितना इजी क्वेश्चन आ गया, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, पहले पढ़ो ऑप्शन। देयर इज अ वाइड ऑक्यूरेंस ऑफ स्प्लिंटर होल्स इन द हाउसेस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। ऊपर ऊपर वाला चीज नहीं, ये पता होना चाहिए स्पिनिंग व्हील्स मिले थे या नहीं मिले थे। वेट्स मेजरमेंट ये इस टाइम पे यूज हो रहा था, सही बात है। देयर आर हाउसेस बिल्ट इन लार्ज पार्ट विद बेक्ड ब्रिक्स अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्टयार्ड विद देयर ऑन विल, ये बात भी सही है। बट आप ऐसे ऑप्शंस में अपने इस तरीके के कुछ कुछ फैक्ट्स डाल दिए, मतलब आप क्वेश्चन को पूरा इजी भी नहीं कर रहे। आपने जो क्वेश्चन इजी डालने थे आपने उसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा, या फिर आपने क्वेश्चन को काफी टफ बना दिया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात, आपने एक क्वेश्चन के अंदर में ये क्या है, 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन 1 जो है 1 2 3 4 5 6 6 लाइन का, ऑप्शन बी 1 2 3 4 लाइन का, ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 लाइन का, ऑप्शन डी 1 2 3,
भाई ये एक क्वेश्चन करने में ना आपने पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लिया, और कम से कम आपने यहाँ पे 15-20 लाइन पढ़ लिया, उसके बाद भी आप श्योर नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा अगर आपने एका और बारदोली को ठीक से ना कवर किया हो स्टैटिक में। मतलब जो क्वेश्चन इजी हो सकते हैं उनको मॉडरेट इसलिए किया गया है क्योंकि पेपर लेंदी है, पेपर इतना लंबा बनाया गया, इतना लंबा बनाया है। मतलब आई एम श्योरली लाइक वेरी मच श्योर टू दिस फैक्ट कि कोई बच्चा 100 क्वेश्चन अगर सारे ऑप्शंस पढ़ करके दिमाग लगा करके अटेम्प्ट करके आ रहा है तो वो सुपर जीनियस है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप पढ़ लो इतने रिलेटिवली टफ पेपर में, यही इट्स अ बिग चैलेंज, ये खुद में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सिर्फ हिस्ट्री का ये बात है, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द हिस्ट्री। आई लाइक टू टेक यू टू सम पेपर्स, राइट। मैं आपके वो कुछ क्वेश्चंस लेकर के चलता हूँ, लेट मी टेक यू टू दोस क्वेश्चंस कि नए ट्रेंड के क्वेश्चंस कैसे बने। अब आप ये देखो, जस्ट हैव अ लुक ओवर दीस क्वेश्चंस, ठीक है। आई शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। Now have a look over this question. ये Mr. X सीनियर ऑफिसर was overseeing critical vaccination program, मतलब पूरे तरीके से एथिक्स का एक तरीके से केस स्टडी डाल दिया। तो मुझे बता दो, आपने प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन क्यों नहीं किया कि मैं केस स्टडी पूछूंगा, वो भी मेंस वाले एथिक्स का। आप मेंशन करो ना, प्रीलिम्स का सिलेबस आपने ये दे रखा है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो एथिक्स से जो मेंस का है, राइट। तो फिर क्यों प्रीलिम्स में पूछ रहे हो? मतलब समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा पढ़े क्या और करे क्या। एज सिंपल एज दैट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कोचिंग। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बच्चों को बैठ करके फाउंडेशन कोर्स दे रहा हूँ और फाउंडेशन मैंने एथिक्स पढ़ा है, मेरे कोर्स से क्वेश्चन नहीं है। मैंने भाई कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं दिया बच्चों को। मैं एक जनरली एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि मैंने लास्ट पेपर 2023 में दिया था, उसके बाद मैंने पेपर नहीं दिया यूपीएससी का। 2026 चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं। फॉर द लास्ट 3 years आई एम टीचिंग एंड स्टिल आई विल से कि हिस्ट्री के जैसे क्वेश्चन पूछे गए, आधे क्वेश्चन में मैं नर्वस होकर के गलती करके आ जाऊंगा। फॉरगेट अबाउट दोज एस्पिरेंट्स जो बेसिकली 1 साल की पढ़ाई करके गए होंगे एग्जाम में, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। भाई आप तो भूल ही जाओ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कि आपका इस बार हो जाए सिलेक्शन, फॉरगेट इट, नहीं होगा। और अगर गलती से प्रीलिम्स निकल गया तो फिर मेंस का क्या होगा नहीं होगा वो आप जानो और कमीशन जाने। मतलब क्या ही पूछेंगे ये लोग, नोबडी नोज दैट। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये मल्टी इथनिक डिस्ट्रिक्ट और पता नहीं क्या इतने बड़े ऑप्शंस बना करके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी में एग्जामिनर भूल गया था कि सी सैट का पेपर है या फिर वो जीएस का पेपर है। ये जीएस का पेपर है। लुक एट टू द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री, कि आप एक्चुअली में एक मिस्टर एक्स है, आप मिड सिविल सर्विसेज ऑफिशियल है, अर्बन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एक बड़े सिटी में, उनको पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ब्ला 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 ब्ला। पूरा पढ़िए और पूरा पढ़ करके बताइए कि आप क्या स्टेप्स लेंगे। माई पॉइंट इज नॉट कि आप ये क्वेश्चन मत पूछो, माई पॉइंट इज कि यू मेंशन दिस इन द सिलेबस दैट यू आर गोइंग टू आस्क समथिंग लाइक दिस। थिंक अबाउट दोज एस्पिरेंट जिन्होंने 3 साल 4 साल डाल दिया, उनका इस बार प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने ऐसे क्वेश्चंस एब्सर्ड पूछ दिया। अगर आपने सिलेबस में डाला होता ना, मैं लिख करके दे रहा हूँ, यूपीएससी वाले बच्चे इतने हार्ड वर्किंग होते हैं सर, वो पढ़ के जाते, दे वुड हैव डेफिनेटली रेड दिस। वो मुंह उठा करके नहीं जाते एग्जामिनेशन हॉल में। सालों साल मेहनत करने के बाद बच्चा आता है इस एग्जाम को देने के लिए, और आप ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें पूछ करके उसके कॉन्फिडेंस को, उसके पोटेंशियल को, उसके फैमिली को डिमीन करते हो आप बोल दोगे कि सर ये तो रिलेटिवली कंपटीशन है, सबके लिए कंपटीशन टफ होगा। नहीं होता सबके लिए कंपटीशन टफ सर, ये उनका सही होगा जिनका तुक्का सही लग गया। मेरे 4 क्वेश्चन तुक्के में सही लग गए, मेरा मेंस प्रीलिम्स निकल सकता है। मेरे से ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा, उसका तुक्का गलत हो गया, उसका रह गया बाहर। तो आपने कौन सा नॉलेज टेस्ट किया, मुझे ये बताओ, ये कौन सा नॉलेज टेस्ट है? आपने अगर यही चीज मेंशन किया होता इनटू द सिलेबस दैट यू आर गोइंग टू आस्क समथिंग लाइक दिस, द एस्पिरेंट वुड हैव read and he would have answered. My question to UPSC examiner is, if you want to ask something like this, why don't you mention this into your syllabus? Please do this. Don't play with career of UPSC aspirant. And how will you ensure quality by asking these kind of questions? कि ऐसे questions absurd से तुक्के सही करके prelims निकलने वाले बच्चों के अंदर में बहुत ही quality होगा, and they will be asset to this country. बताओ, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि एक्स वाज एड्रेसिंग ए सेमिनार। अब ये क्वेश्चन आर्टिकल 13 के इंप्लीकेशन पे। आई एम नॉट ऑफ दिस ओपिनियन कि ये क्वेश्चन गलत है। आई एम ऑफ दिस ओपिनियन कि ऐसे क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द ट्रेंड एग्जाम में पूछे जाते हैं, दे शुड बी इन सम लिमिटेड नंबर। आपने 100 क्वेश्चन पूछा, 100 के 100 एक्सट्रीम लेंथ दी, उसमें आपने नए नए पैटर्न्स डाल दिए। यही नए पैटर्न्स के क्वेश्चन आपने पूछा होता और जो क्वेश्चन का लेवल है वो पिछले ईयर के कंपेरेटिवली वैसा कुछ रखा होता, तो वो भी थोड़ा डाइजेस्टेबल होता। एक तो आपने पैटर्न चेंज किया, क्वेश्चन लेंदी कर दिए, नए पैटर्न के क्वेश्चंस बढ़ा दिए। यू ड्रॉप्ड ऑल द बॉम्ब्स ऑल ऑफ अ सडन। अब वही वाली बात है कि दोज हु आर हैविंग गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट एंड दोज हु हैव गुड तुक्का स्किल, उनका तुक्का लगाने का स्किल बहुत अच्छा है, दे विल बी एबल टू क्रैक प्रीलिम्स विद नो वरीज एट ऑल। ठीक है, तो I'm not of this opinion. I'm feeling lack of words to say in this particular analysis कि पेपर कैसा था। But what is the way ahead that I would like to say in the next 30 seconds is कि देखो यार, कट ऑफ अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो आप 70 के आसपास में आ जाओ, 70 के आसपास में अनरिजर्व कैटेगरी, द कट ऑफ इज गोइंग टू बी 70 से 75,
इसके आसपास में आपका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो अगला अटेम्प्ट देने से पहले एक बार डिसीजन ले लो कि आगे लाइफ में अटेम्प्ट देने से पहले कुछ करना है या फिर सीधा अटेम्प्ट देना है, मतलब प्लान भी है कुछ या नहीं है। बिकॉज सीधे स्ट्रेट आप अपना करियर एक ऐसे एग्जाम के पीछे लगा दो जिसका सिलेबस एक्स है और क्वेश्चन वाई आता है, तो इससे भी इंश्योरिटी नहीं है कि अगले बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। बहुत लोग 12th फेल स्टोरी देख करके सक्सेसफुल फील करते हैं, बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जो लोग यूपीएससी एडुकेशन को प्रमोट करते हैं, यूपीएससी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, जिनका बिजनेस है यूपी इंडस्ट्री, उनको भी बैठा करके उनकी तरह 4-5 दिग्गज को बैठा दो, वो सब एक साथ मिलकर के प्रीलिम्स का पेपर दे तो भी फेल हो जाएंगे। दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन। बाकी आप सब बताओ व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि आपको एग्जाम में कितना आ रहा है, एंड व्हाट इज दैट रेंज इन विच यू आर थिंकिंग कि मेरा रेंज इसके आसपास में जा रहा है, एंड आई विल बी डेफिनेटली रिप्लाइंग टू ऑल दोस पर्टिकुलर इश्यूज एंड कमेंट्स जो भी आपका होगा, ठीक है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनका बच्चा नहीं पढ़ता, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, सर आपके बच्चे ने बहुत पढ़ाई की है। इट इज जस्ट दैट एग्जामिनेशन का नेचर और ये एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि आप अपने बच्चे को कभी डाउट मत करो, ही इज द वन हु इज डूइंग हिज बेस्ट, right? If you want, you can definitely share this video to your parents, let them know the level of question that UPSC has asked this time to 2026 में। it has broke all the level, पिछले 5 साल 10 साल का जो UPSC का क्वेश्चन उसका लेवल इसने तोड़ दिया। It's not your mistake. I definitely understand your convenience and inconveniences. Thank you so much.